या। तो राकेश बट आई फील कि सोसाइटी एट लार्ज बड़ा फ्रॉड किया गया हम्म। है, एंड आई डोंट नो टू व्हाट एक्सटेंट आप हमसे सहमत हैं नहीं हैं। आई मतलब। वेरी स्ट्रांगली फील कि हम सही मायने में आजादी नहीं हैं, हम हम्म। अभी भी गुलाम हैं, क्योंकि हमारे नियम कानून और तंत्र वही गुलामों वाला ही है। हमने हम्म। उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं लाई, कोई बदलाव नहीं लाया, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लाई है। चारों हम्म। तरफ बदमाशी का बोलबाला है। और हम्म। नेहरू जी को पावर ट्रांसफर हुआ तो नेहरू जी ने उसमें षड्यंत्र पूर्वक जो हम्म। सिस्टम प्लेस में किया, वो हम्म। उसमें षड्यंत्र बिगिनिंग से ही था। और आई हम्म। फील के जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है वो हम्म। षड्यंत्र की जड़ है, हम्म। जिसमें जो है पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम लाया गया। और वो हम्म। पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में आपने कोई इंटरनल डेमोक्रेसी, कोई डूज डोंट्स, आपका पार्टियों का कौन सा ऑफेंस जो है ना वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, क्या हम्म। हम जो है ना डिस्करेज करना चाहते हैं, ऐसा कोई सोच ही नहीं रखा। और हम्म। वही कारण है कि आज जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हम्म। देखा जाए तो वो एक प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं, परवाइज की कंपनियां बन गई हैं। चाहे वो हम्म। लालू हो, चाहे वो मुलायम सिंह हो, अखिलेश हो, चाहे ममता हम्म। बनर्जी हो, चाहे कोई भी हो। हम्म। मतलब 19-20 जो है ना बाय एंड लार्ज दे हैव बिकम पर्सनल पार्टीज। और हम्म। उनके हाथ में इतना पावर आपने दे दिया कि जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है ये कहना छलावा है। आपने उसे गुलाम होने के नाते वोट दिया और वो राजा है और आप वोट देने वाले गुलाम हैं, दिस इज योर रिलेशनशिप। वो आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ना ही वो पार्लियामेंट के अंदर आपकी बात कर रहा है, ना पार्लियामेंट के बाहर वो आपकी बात कर रहा है। पार्लियामेंट के अंदर वो पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा है और व्हिप से बंधा हुआ है। और पार्लियामेंट के बाहर वो पार्टी डिसिप्लिन से बंधा होने के कारण वो पार्टी की ही नौकरी कर रहा है। और उसे हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं उसके पॉलिटिकल आका नाराज ना हो जाएं, तो जो थोड़ा बहुत उसे मिल रहा है मेहरबानी के बतौर वो मिलना बंद ना हो जाए। तो ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव केवल हमको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं इतना ही नहीं है, ये पूरी तरह से डरे हुए प्राणी हैं। डू यू एग्री विथ मी? यस, वो ऐसा लगता है कि दे आर द एजेंट्स ऑफ द पार्टी। जैसे कोई भी, जैसे आपने दो तीन पार्टीज का नाम लिया, वो ऐसा नहीं लगता कि वो जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके लोगों को जवाबदेही उनकी है, वो दिखावा है। और जो उनके बॉस हैं बस उनकी जवाबदेही उनकी तरफ है कि भाई उन्होंने जो भी कुछ करना है। अब कांग्रेस का इतना बड़ा चिंतन शिविर हुआ अभी, लेकिन मतलब क्या निकला? और वो मेन अपोजिशन पार्टी मानी जाती है हिंदुस्तान की, जो सत्ता पे रही है और सब रही है। तो जो कल्चर है उसमें जब वो अक्रॉस द टेबल बैठते हैं और जो बातें होती हैं उससे कुछ निकल के नहीं आता। तो वो आई वो एग्री विद इसलिए यू। निकल के नहीं आता है क्योंकि हम निर्भीकता पूर्वक सच्ची बात कहने की हिम्मत ही नहीं रखते हैं। हम्म। हम हमेशा उनको खुश करने वाली बात करेंगे, और खुश हम्म। होने वाली बात तो है नहीं। अब यदि हम्म। राहुल गांधी में अकल नहीं है तो मान लिया जाए कोई दूसरा बन जाए प्रेसिडेंट, भाई क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल। मतलब इतनी ये बड़ी। बात कहना पड़ेगी ना किसी को। हाँ, इतनी नहीं लेकिन जो कह। चाटुकारों की गैंग इतनी स्ट्रांग है कि कोई कहेगा ही नहीं। बिल्कुल। तो और वही बात है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को जो है इस ढंग से कंडक्ट कर रही हैं कि उनके कार्यकर्ता उनके प्यादे हैं और हम्म। उनको वो नजरअंदाज भी कर रहे हैं। हम्म। मतलब वो मतलब शायद कुछ दो तरीके के कार्यकर्ता हैं। एक वो हम्म। कार्यकर्ता हैं जो कि कुछ दुष्टतापूर्वक मक्कारियां बदमाशियां कर रहे हैं, और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो इन लोगों से चिपके रहते हैं, और वो उन्हें अपनी बेइज्जती इज्जत से कोई लेना देना नहीं, उनके धंधे चलते रहें, राइट। और बिल्कुल। दूसरे कार्यकर्ता वो हैं जो कि सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं। हम्म। उन्होंने जाने कितने समय से किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और वो ये समझते हैं कि नहीं नहीं हमारा तो ये कर्तव्य है कि हम उसी पार्टी में बने रहेंगे। ऐसे हम्म। लोगों को बहुत जोर से इग्नोर किया जा रहा है, और हम्म। टिकट भी इनको नहीं दिए जा रहे हैं। ये हाँ। टिकट जो है
दूसरे लोगों को दिए जा रहे हैं, टिकट दिए जा रहे हैं, पैसे लेके टिकट दिए जा रहे हैं, आपका जाति और धर्म के आधार पर। अपने नेताओं के बच्चे जिनके दूध के दांत नहीं टूटे हैं उनको भी टिकट दिए जा रहे हैं, जी है कि नहीं? तो बिल्कुल। और अब आजकल तो अपराधियों को भी जोर से टिकट दिए जा रहे हैं। और एक्चुअली क्या है कि जैसे गांधी जी थे, उन्होंने कहा था कि राजनीति जीवन धर्म है, कि आप एक इसलिए नहीं कि आपको एसी गाड़ी में घूमना है, या आपने तो ग्राउंड पर इतनी मेहनत करनी है, क्योंकि एक एमपी एक एमएलए बहुत बड़ी चीज होता है। वो दिशा देता है देश को, एक्चुअली वो लीड करता है। तो देश का दिशा देने वाला चिंतनशील होना चाहिए, उसकी शिक्षा होना चाहिए, उसकी एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होना चाहिए। अब ये अनपढ़ गवार और अपराधी, क्या वो चाहे भी तो वो इस तरीके का चिंतन या सोच देने की काबिलियत रखते हैं? बिल्कुल 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 नहीं रखते। तो इस भाषा में कोई बात करने के लिए तैयार है? कोई उनसे कह रहा है कि भाई ये बहुत गलत हो रहा है? देखिए 2017 में, 2018 में, 2019 में 3 PIL लगी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कि ये कहा गया कि साहब जब इस देश में चपरासी बनने के लिए साक्षर और साक्षरित होना जरूरी है, तो इस देश के भाग्य विधाता और कानून के निर्माता अनपढ़ गंवार और अपराधी क्यों? राइट। तो उसमें जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 अच्छे जजमेंट दिए। एक तो ये दिया कि उसी के तहत हर व्यक्ति को अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में एक एफिडेविट देने का निर्देश दिया, राइट। फिर दूसरा कहा कि साहब अपनी वेबसाइट में आप इसे पब्लिश करिए, तो इलेक्शन कमीशन भी पब्लिश करेगा और पॉलिटिकल पार्टी भी पब्लिश करेंगी। तो आपको याद होगा 2020 में कॉन्टेम्प्ट पिटीशन लगी थी, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी वेबसाइट पे अपने किसी उम्मीदवार का क्रिमिनल रिकॉर्ड पब्लिश नहीं किया था। तो उन्होंने 5 पार्टियों को 5-5 लाख का की दिया था और किसी को 10-11 को शायद 1-1 लाख का जो है ना पनिशमेंट दिया था, ऐसा कुछ पनिशमेंट दिया गया था। तो मतलब अब ये तो जो है ना, इससे कुछ फर्क पड़ना है क्या? और फिर उन्होंने कुछ 1587 शायद में ख्याल से, इफ आई रिकॉल करेक्टली, उस समय इतने केसेस पेंडिंग थे इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के विरुद्ध, तो उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो है ना अपेक्षा की थी। और अब 5 साल से तो ज्यादा ही हो गए हैं, मुझे तो कहीं पे कोई केस डिसीजन हुआ है ऐसा सुनने में आया नहीं है। बहुत कम, एक आलू का या ऐसे वैसे का आया है, बाकी तो कोई ऐसा नहीं। लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट जो दिन रात यही काम करें, वो तो नहीं समझ में आ रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उस आउटपुट जो दिख रहा है वो तो इतने लंबे समय का है, वो कोई एक फास्ट ट्रैक वाला नहीं है, वो तो लंबे समय से चल रहा है। उसको भी कितने साल हो गए हैं, ठीक है ना, 15-20 साल पुराना हो गया है। वो आदमी मर ही जाता है कई बार तो, कि और फिर केस खत्म हो जाता है। तो वो तो बात है ही। और अगर आपने जल्दी फैसला नहीं दिया तो उस फैसले का कोई मतलब नहीं है। कि जस्टिस, जैसे कहते हैं, पुराना क्लीशे है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो वो बिल्कुल डिनाई हो जाता है आपकी आंखों के सामने। एक्चुअली में जस्टिस देने का कोई इंटेंशन ही नहीं है। आपकी FIR ही दर्ज नहीं हो रही है, पहली स्टेज। फिर दूसरी स्टेज में जो है ना इन्वेस्टिगेशन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। तीसरा जो है ट्रायल इज आल्सो जो है मैनिपुलेटेड समटाइम, एंड इट इज ए लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। तो लोगों को मैनिपुलेट करने का, विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करने का, और कोर्ट के एंड पर भी जो है उतनी क्षमता डेवलप नहीं की गई है कि लोग बाग जो है ना फर्जी डॉक्यूमेंट बना के मैनिपुलेटिव स्ट्रेटेजीज के माध्यम से पीपल आर मैनिपुलेटिंग कोर्ट डिसीजंस आल्सो। तो कुल मिला के जो है जस्टिस की तो मौकरी हो रही है। बेसिकली देखा जाए न्याय तो है नहीं, और न्याय महंगा भी है। तो जो आम आदमी है वो तो उसको तो न्याय मिलने का कोई स्कोप ही नहीं है, और जो अफोर्ड कर रहा है वो उसको लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस बना के अपने जीवन काल में उस संपत्ति का यूज करके मर जा रहा है, और बाद में जो है वो मर ही गया तो फिर क्या होना है। बिल्कुल। तो फिर उसके बच्चे उसकी सब जो चीज लिगेसी है वो फॉलो करते रहते हैं। फिर वो जब तक क्राइम करते हैं और जब उनका रिजल्ट आता है वो भी मर जाते हैं। तो मतलब आदमी को अपने लाइफ टाइम में सब, अब आज लालू का एक
एक ईडी की रेड पड़ी है उनके बच्चे पे या जो भी घर पे। अब आप देखिए, एक आदमी था, चपड़ासी का बच्चा था ये, और इसके पास इस वक्त 44 मकान और कितने फार्म हाउस। आई मीन एक सेंस ऑफ प्रोपोर्शन से भी देखें तो एक मतलब जो बहुत ही कम आईक्यू वाला आदमी भी टटोल के बता सकता है, उसकी आंखें ना हो वो भी, कि भाई ये क्या हो रहा है। मतलब एक होता है ना कि चलिए छोटी मोटी चोरी हो गई, पता नहीं चली, चल गई, आपने कर लिया, लेकिन तो इसलिए तो हम कहते हैं कि क्राइम फ्री भारत के जो 5 जो सर्टेनिटीज हैं उन्हें तत्काल जमीन पर उतारा जाए, कि बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो। सबसे साधारण पुलिस ऑफिसर 15 दिन में क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन के आधार पर जो है 15 दिन में जो है उसका चालान, वो भी अकाट साक्ष्यों के साथ, और 1 महीने के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल के माध्यम से बिना कोर्ट जाए सर्टेनिटी के साथ से न्याय हो। और चौथी सर्टेनिटी है कि डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से स्मार्ट इंटरवेंशन के तहत अधिकांश केसेस में अपराध ग्राउंड पर घटित होने के पहले उसे रोक लिया जाए। और 5वां है कि जब आपको सब कुछ ही मालूम है तो अपराधी को अपराधी क्यों बने रहने देना चाहते हैं, उसे रिहेबिलिटेट कर दीजिए, वो भी विद सर्टेनिटी। तो अपराधियों की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, तो there will be semblance of crime free Bharat environment, though some crime will be taking place which will be promptly registered, investigated, and justice will be done. Hence the tendency to commit crime will be vanishing. Even the tendency which is there, like people feel कि कोई कार्रवाई नहीं करेगा, और जो मोबोक्रेसी और मॉब लिंचिंग होती है उस तरीके के ऑफेंसेस भी वैनिश हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट इज द वे। लेकिन सवाल उठता है कि ये सब चीजें कौन लाएगा। जब आपके 42 का जो पार्लियामेंट है उसमें 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, और 29 मतलब 30 से 1% कम 29% जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के विरुद्ध बहुत ही गंभीर अपराध हैं, जघन्य अपराध, हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, इस तरीके के। तो ये लोग जो है क्या वैसा नियम कानून ग्राउंड पर उतरने देंगे? ये तो जिनकी जिम्मेवारी है वो सबसे बड़े जो है उसके विरोधी बन रहे हैं। ये स्थिति जो है ग्राउंड पर बन रही है। तो अब हमें वो मॉडल, एनर्जी का जो मॉडल हमने सोचा है, वो एनर्जी का मॉडल आपने कुछ समझा है। हमें अब चाहते हैं कि आप जो है एक टीम आप लोगों की वहाँ जयपुर में बना के, और अब थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में हम काम करने के मोड में हैं। क्योंकि इसमें जो है राजस्थान की पॉपुलेशन कितनी है? अब ज्यादा मुझे एकदम एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है, क्योंकि हम तो यूपी वाले। लेकिन फिर भी 8-9 करोड़ के लगभग होगी मेरे ख्याल से। इतनी तो होगी। 9-10। 8 से 10 करोड़ के बीच में कुछ होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना? मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश जैसी ही होगी। हाँ, मोर और लेस, यस, क्योंकि थोड़ा स्कैंटिली है कुछ एरिया तो। हाँ, तो मध्य प्रदेश की यदि 8.4 है तो इनकी 7.5 मान लेते हैं। तो हम लोगों को रीच आउट करना है सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, सभी समाज सेवियों को, सभी जातियों को, सभी प्रोफेशंस को, सभी धर्मों को, कि हम उनको ऊर्जाकृत करके एक उसमें पिरोकर और एक बदलाव का जो है एक शंख बजाएं। और अल्टीमेटली जो भी बदलाव हम करना चाहते हैं वो पार्लियामेंट के मंदिर में ही करना होंगे। क्योंकि यदि जो है ऊपर से कोई भी बदलाव थोपा जाएगा तो ये उसमें इतने छेद छोड़ देंगे कि वो बदलाव जमीन पे आएगा ही नहीं। देखो, अन्ना हजारे जी ने इतना बड़ा आंदोलन किया और ये लोगों को ये विश्वास बना कि लोकपाल एक्ट आ जाएगा तो जो है देश का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो लोकपाल एक्ट भी बन गया। लोकपाल महोदय को मार्च 2019 में पोस्ट भी कर दिया गया था। आज 3 साल से ज्यादा हो गए हैं। अधिकांश लोगों को तो लोकपाल महोदय का नाम ही नहीं मालूम है, और लोकपाल महोदय क्या काम कर रहे हैं ये तो वो ही जानते होंगे। बिल्कुल। तो सरकारी आदमियों की ये निकला था कि सब अपनी प्रॉपर्टी पूरी बताएंगे, और अपने परिवार की भी क्या क्या है वो भी ठीक से नहीं हुआ है। बड़े पता नहीं सिविल सर्विसेज में थोड़ा हुआ हो, लेकिन कोई ऐसा मैंडेटरी वो आदेश विड्रॉ कर लिया था इन्होंने। हम लोगों ने तो सबमिट कर दिया था, तो सबमिट होने के बावजूद उन्होंने वहां से डिलीट कर दिया।
जिन लोगों ने सबमिट कर दिया था उनका भी डिलीट कर दिया। हाँ, मतलब वो क्योंकि मतलब उसमें जो है ना बहुत आपको ज्वेलरी वॉलरी पूरा जो है ना कितना क्या है सब हाँ मेजरमेंट करके सब देना था वो पूरा। हाँ हाँ, बहुत उसमें इतना बड़ा उन्होंने अपेंडिक्स बनाए थे, और हम्म, वो बिल्कुल फिर आप सजग हो गए थे कि यार इसका तो हमें तैयार करके रखना चाहिए, क्योंकि हर साल ये मांगेंगे या 2 साल पे मांगेंगे तो हम्म। कम से कम वो एक अच्छी चीज थी, वो उससे लोग केयरफुल होने लगे थे। लेकिन वो भी मैंने इसमें पूरा एक मॉडल बनाया है और उसे एनर्जी के आधार पर हम जो है जमीन पे उतारेंगे। और यदि ये नहीं माने तो हम महा ऊर्जा केंद्रों को अपने उम्मीदवार के बतौर एमएलए एमपी के बतौर जमीन पे उतारेंगे और ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से बिना चुनाव प्रचार के उनको जिताएंगे। ये मॉडल है। और इसमें जो मांग पत्र है या जो हम जमीन पे लाना चाहते हैं, पहला लाना चाहते हैं कि पार्टी विहीन प्रजातंत्र चाहिए। बड़ी आसानी से आ सकता है, थोड़ा सा अमेंडमेंट करना होगा पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में, ठीक है ना। ऐसा ही अपराधी विहीन राजनीति चाहिए, वो भी जो है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में अमेंडमेंट करने से काम बन जाएगा। तीसरा, हमें एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन अरेंजमेंट चाहिए। वो ऐप के बेसिस में टेक्नोलॉजी इज ऑलमोस्ट रेडी। वो आ जाएगा तो ना आपको जो ना बूथ बनाना होंगे, ना पुलिस लगेगी, ना कुछ लगेगा। आज से 1000 टाइम ज्यादा जो है ना ट्रांसपेरेंट होगा, जिसमें कि चुनाव में कैनवासिंग में एक्सपेंडिचर करना अपने आप में अपराध होगा। तो आप एक्सपेंडिचर कर ही नहीं पाएंगे। सो इट इज नॉट कि स्टेट वुड बी वेयरिंग द एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्शन, बट इन ट्रू सेंस देयर विल बी नो एक्सपेंडिचर ऑन कैनवासिंग। केवल डिजिटल जो है आपका वीडियो बनेगा 3 या 4। और यदि आप अपने लेवल पे बनाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हमने बिना कॉस्ट के बनाया है। अदरवाइज आपके वीडियो सेम क्वालिटी के बनाने की जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन की होगी। और इलेक्शन कमीशन को भी साथ में एक एफिडेविट देना होगा कि टू द बेस्ट ऑफ द कैपेबिलिटीज ऑल वीडियोज आर ऑफ द सेम क्वालिटी। यदि उसमें ये एलिगेशन और उसमें उसको एक संज्ञेय अपराध बनाया जाएगा कि यदि ये एलिगेशन आता है कि आपने जानबूझ के उनकी क्वालिटी में कुछ डिफरेंस रखा है, एंड इफ इट इज प्रूवन इन कोर्ट ऑफ लॉ, तो वो व्यक्ति जो है ही विल बी डिस्क्वालिफाइड टू कंटिन्यू एज ए मेंबर एंड देयर विल बी ए लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द पर्सन ऑफ द प्रोसिक्यूशन। क्योंकि हमें जो है अपने एपरेटस को अकाउंटेबल बहुत बनाने की जरूरत है। अदरवाइज हम अपने छोटे लाभ के लिए हम किसी भी स्तर तक गिरने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो इसमें जो है जो ऐप बेस्ड जो है इलेक्शनिंग होगी और ये बहुत पावरफुल होगी। हमने इसके कई वीडियो जारी किए हैं, आप उसको जरा सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, इसमें हमारा कहना है कि चुनाव भी हम 2 लेवल के करेंगे। एक में लेजिस्लेचर का चुनाव होगा जिसमें एमएलए एमपीज का चुनाव होगा, और देयर विल बी ए सेकंड लेवल चुनाव उसी ऐप के माध्यम से जिसमें हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का चुनाव करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर की मेहरबानी से कोई मंत्री नहीं बनेगा। वो अपनी मेहरबानी से कि मेरा ये क्वालिफिकेशन है, फलाना है, तो मान लो 10 लोग जो यदि compete कर रहे हैं होम मिनिस्टर के लिए, तो उनमें से एक व्यक्ति इलेक्टेड होगा, राइट। अब सवाल ये होगा कि सब लोग अपनी मेहरबानी से हैं, तो सब लोग मठाधीश हैं, तो कहीं इसमें इंटीग्रेशन कैसे लाएंगे, कॉन्ट्राडिक्शन ना हो जाए कहीं, क्योंकि सब अपने अपने कह रहे हैं हम तो शेर हैं, हम तो सीधे बने थे, तो हम तुम्हारी बात क्यों माने। तो ऐसा जो है ना कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तो उसके लिए द प्राइम मिनिस्टर विल हैव द एब्सोल्यूट पावर, and anything and everything which is inconsistent with the order of the prime minister, that will be null and void. So that saving the time of the prime minister, कि उसने जो फाइनल डिसाइड कर लिया उससे किसी को दाएं बाएं होने का हक ही नहीं है, ठीक है ना। तो यदि आप चाहते हो कि कहीं कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर आपको तेल लगाने की बजाय आप प्राइम मिनिस्टर को तेल लगाओ कि भाई साहब मैं ठीक कह रहा हूं, मान जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद जो है, इसके बाद हम कह रहे हैं कि साइबर क्राइम फ्री और क्राइम फ्री भारत। साइबर क्राइम फ्री भारत पहले पैदा करेंगे क्योंकि हमें पेपर करेंसी मुक्त भारत चाहिए, ठीक है ना। और जैसे ही आप पेपर करेंसी मुक्त भारत लाएंगे, तो ना तो जो है ना हवाला होगा, ना काला धन होगा, ना भ्रष्टाचार होगा, ना ड्रग माफियाज होंगे, ना हथियार माफियाज होंगे, ना नक्सलाइट्स होंगे, ना टेररिस्ट होंगे, ना जो है ना टुकड़े टुकड़े देश को विभाजन करने वाले और एनजीओ और जो गैंग है ना वो होंगे। तो एक स्ट्रोक से आप सभी समस्याओं को दूर कर पाएंगे।
और उसमें फिर हम जो है नेक्स्ट मॉडल हमारा कह रहा है कि टैक्स फ्री भारत हमें चाहिए, राइट। तो 2% की ट्रांजैक्शन फीस होगी, इस 2% ट्रांजैक्शन फीस वुड बी क्रिएटिंग ऑलमोस्ट 4 to 10 times more resources than what the presently government of India is in position to command, right? तो टैक्स नहीं होगा और सरकार को अलग से जो है ना 10 गुना पैसा अवेलेबल होगा, और वो भी भ्रष्टाचार मुक्त, काला धन मुक्त। सो उसकी जो डिलीवरी और आउटपुट विल बी एटलीस्ट 2 times मोर, राइट। और क्राइम फ्री भारत का जो रेवेन्यू मॉडल है वो 10 गुना ज्यादा जो है ना रेवेन्यू देगा, क्योंकि हमने एक जो रेवेन्यू मॉडल जनरेट किया है उसमें जो है अपराधी के ऊपर 2 तरीके के जो है पनिशमेंट होंगे। एक तो इम्प्रिजनमेंट वाला है और दूसरा फाइनेंशियल कंपोनेंट होगा। तो बैक एंड इंजन जो है जजेस को जो रेवेन्यू बांटेगा उसका सम टोटल करके 2 से मल्टीप्लाई करके फाइन लगेगा। सो इट विल जो अपराधी होगा उसकी कमर टूट जाएगी। सो डूइंग क्राइम विल, अभी जो एट प्रेजेंट इट इज ए वेरी बिग इंडस्ट्री। जैसे ही इस तरीके के फंडे आप लाएंगे तो डूइंग क्राइम विल नो लॉन्गर विल बी ए इंडस्ट्री, और हमें जो है वी कैन क्रिएट ए वेरी वेरी पावरफुल थिंग्स, जहां हमारा डेवलपमेंट आज की तुलना में 10 गुना 15 जो है ना 2%, 3%, 10% पे नहीं बढ़ेगा, बल्कि इंडिया विल बी ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 25% प्लस, मे बी 50%। एंड उसमें जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग है उसके माध्यम से किसानों की आमदनी तो ओवरनाइट 5 गुना बढ़ेगी। तो वी वुड बी इन पोजिशन टू क्रिएट ए वेरी वेल्दी, प्रॉस्परस एंड डिसीज फ्री भारत। तो निरोगी और दीर्घायु भारत भी पैदा होगा। अभी जितनी भी नेगेटिविटीज हैं वो खत्म हो जाएंगी, एंड द इंटीग्रेटेड पैथी वुड बी वर्किंग एट द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। तो जो ये एलोपैथी सुपीरियर है कि आयुर्वेदा सुपीरियर है कि होम्योपैथी सुपीरियर है, कोई सुपीरियर नहीं है, ह्यूमन इज सुपीरियर। उनका इंटीग्रेटेड नॉलेज शुड बी एट द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इस तरीके का ये मॉडल है। अब मैं चाहता हूं कि इसमें आप जो है राजस्थान की बागडोर जो है उनके साथ मिलके संभालिए। दीपेश क्या धर्म नहीं, क्या नाम है, मैं आई विल कन्वे हिज कांटेक्ट डिटेल। मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हाँ, वो अभी आईजी हैं, जस्ट रिटायर हुए हैं। अच्छा। उनको ये जिम्मेवारी सौंपी है। 1-2 सर्विंग ऑफिसर हैं, 1-2 रिटायर्ड ऑफिसर हैं, और अब हमको जो है हर गांव मतलब उसके जो है ना वो बना के, और मॉडल एनर्जी सेंटर वाला ही रहेगा। तो लोग बाग हमको अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के लोगों को रीच आउट करना है, उनको जो है ऊर्जाकृत करना है, संकल्पित करना है, और जैसे ही वो ऊर्जाकृत होके संकल्पित होंगे तो कम से कम जो है दे वुड बी ओवरकमिंग देयर ओन नेगेटिविटी। उनके अंदर की निराशा, उनके अंदर की हताशा, उनके अंदर की बेवसी वो खत्म हो जाएगी, एंड दे विल बी हैविंग द बेटर एंड हायर एनर्जी। तो उसके कारण जो है उनका अपना आउटपुट और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो वो जो भी काम कर रहे हैं वही काम करते रहें, कुछ में बदलाव नहीं करना है, और उसमें वो ज्यादा धन और प्रतिष्ठा कमा पाएंगे। ठीक है ना। और फिर अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को जब ऊर्जाकृत करेंगे तो उनको अपने जो नेटवर्क है, जो अभी अपन इतने बिजी रहते हैं, बात करने का समय नहीं मिलता है, इस संकल्प के कारण बात करेंगे तो उनके नेटवर्किंग में सरसता, मधुरता बढ़ेगी, संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी। तो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड के बारे में कहा जाए तो हायर लेवल की जो 3 नीडें हैं, जो सोशल, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उनकी भी बहुत हद तक पूर्ति होगी। मतलब ये शायद बहुत सारे लोग जिनको इन सब कॉन्सेप्ट को नहीं मालूम है, शायद वो ना अप्रिशिएट कर पाए, लेकिन वो बैकएंड पे वो आवश्यकताएं भी पूर्ति होंगी। और आप किसी नेगेटिव चीज को नहीं कह रहे हो, ना आप चक्का जाम के लिए कह रहे हो, ना धरने के लिए कह रहे हो, ना रेल रोको के लिए कह रहे हो, ना जुलूस निकाल रहे हो, ना दिल्ली जा रहे हैं, ना जनता मंतर पे जा रहे हैं। तो आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। इसमें हर कोई, शासकीय, अशासकीय, हर प्रोफेशन का हर कोई, पूरी 137 करोड़ लोग जो है उनको जोड़ना है, उनको ऊर्जाकृत करना है, और उनकी संयुक्त शक्ति से जो अभी
षड्यंत्र पूर्वक राजनीतिक व्यवस्था है उसको पराजित करके नियम कानून को बदल के नई व्यवस्था जो है स्थापित करना होगी। इसके अलावा मुझे और कोई विकल्प नहीं दिखता है। व्हाट डू यू फील अबाउट इट? नहीं, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं सही है। और धीरे धीरे जब ये आगे बढ़ती है चीज, तो उसमें आपकी अपनी सोच और मैच्योर होती जाती है, और उसमें जो आप आगे पीछे होना है आप खुद करते रहते हैं, क्योंकि आपका इंटेंशन सही है। तो वही बात है, और आप मेहनत करने को तैयार हैं, और आप दिल से काम कर रहे हैं, सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी काम कर रहे हैं। तो वो एक रियली इट विल लीड टू, आप मुझे उनका दीजिएगा, व्हाट्सअप किए। मैं जैसे जब आप जो है एक तो टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मैं व्हाट्सएप को यूज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं टेलीग्राम पे आपको दूंगा उसको। ओके राइट। और फिर आपका जो ऊर्जा समूह की जो फिलॉसफी है, एक अगले सेशन में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे जो है उसमें हम पोटेंसी कैलकुलेट करेंगे, और कैसे ट्रांसपेरेंट तरीके से लोग जो है वो उसमें जुड़ पाएंगे, और कैसे जो है यदि कल हमको पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उतरना पड़ता है तो कैसे लोगों को ट्रांसपेरेंट तरीके से टिकट मिलेगा बेस्ड ऑन देयर ओन एफर्ट्स। उनको ऊर्जाकृत करने का जो एफर्ट्स है दैट विल कन्वर्टेड इनटू अ पोटेंसी। तो जितने लोगों को आपने ऊर्जाकृत किया वो आपकी पोटेंसी कहलाएगी, और जैसे ही आप 1000 लोगों को ऊर्जाकृत करेंगे आप महा ऊर्जा केंद्र कहलाएंगे। तो द पीपल महा ऊर्जा केंद्र विद द हायर पोटेंसी दे विल बी नेचुरली क्लेमेंट ऑफ द MP MLA's टिकट, राइट। अब यदि मान लो वो नहीं आना चाहते हैं तो नीचे वाले को मिल जाएगा। इस तरीके का व्यवस्था है उसमें। तो मुझे लगता है कि समय कम है, और 2023 में 3 जगह चुनाव हैं, तो मुझे लग रहा है कि हमें इन 3 स्टेट में फोकस करना चाहिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़। और 2024 में तक जब तक हम जो है ना पूरे भारत वर्ष में फिर फोकस करेंगे, ये आइडिया है इसमें। तो उस दृष्टिकोण से राजस्थान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ, जी हाँ, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जो है आपकी उन व्यवस्थाओं के साथ साथ इसमें कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कहीं कोई कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं है। तो सभी सर्विंग, नॉन सर्विंग, सभी जाति, सभी धर्म के लोग इसमें जुड़ सकते हैं। अपन लोगों के को जो है उन प्राइम मूवर्स को आइडेंटिफाई अपन कर लें, जो कि जल्दी से 1000 लोगों को जोड़ लेंगे तो वो महाऊर्जा केंद्र बन जाएंगे। तो ऐसे महाऊर्जा केंद्रों को अपन पहले से ही पोटेंशियल मान के उनको जिले का प्रभार दे दें, ब्लॉक का प्रभार दे दें, और उनसे कहें कि आप जो है ना लोगों को ऊर्जाकृत करिए। फिर ऊर्जा केंद्रों के जो है अपन सम्मेलन रख लेंगे जिसमें हम भी आ जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि यही एक ऐसा तरीका है जिसमें हर लगे ना फिटकरी और रंग चोखा आए, रिस्क 0 है और गेन 100% है, क्योंकि और इसमें कोई खर्च नहीं है। तो हम जो है हमें राजनीतिक पार्टियों का गेम नहीं खेलना पड़ेगा, क्योंकि यदि राजनीतिक पार्टियों का गेम खेलेंगे तो उनके घिनौने गेम में हम भी उन्हीं जैसे हो जाएंगे, जो हमें नहीं होना है। बिल्कुल। और अच्छा है, और मैं डाउनलोड करता हूँ इस को, टेलीग्राम को आप मुझे देना और डिटेल। और मैं जो है वहाँ के जो लोग हैं उनका जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके वो देके, और वो जयपुर में ही हैं, तो आप लोग एक मीटिंग भी कर लीजिए और एक रणनीति बनाइए कि कैसे हम हर जाति में अपना पेनिट्रेशन करें, कैसे हर प्रोफेशन में हम पेनिट्रेट करें, कैसे हम हर धर्म से पेनिट्रेट करें, क्योंकि ये जो धर्म वाला वो है वो भी गड़बड़ है। बेसिकली हम उसे ठीक ढंग से हैंडल नहीं कर रहे हैं, तुष्टीकरण के हैंडल कर रहे हैं, इसलिए जो है ये धर्म भी जो है ना गड़बड़ पैदा कर रहा है। ये सभी धर्म के लोग जो है समभाव से आगे जो है विकसित हों, उनकी प्रतिभाएं प्रस्फुटित हों, और एवरीबडी शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मैग्नीफाई हिमसेल्फ एंड अचीव व्हाटएवर पोटेंशियल दे आर हैविंग। उनके अंदर जितनी भी क्षमता है वो यथार्थ में ग्राउंड में पैदा हो जाए, ये अपन को कोशिश करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं जी जी हाँ। तो थोड़ा सा राकेश अपन थोड़ा सा एकदम अपन अब जो अपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठते थे ना, उसी तरीके के जरा थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में काम करेंगे। ठीक है। IIT के दिन याद आ रहे?
हाँ हाँ, बहुत ही बढ़िया दिन बीते थे और हाँ। बहुत ही अच्छा टाइम था। अपन उसी एग्रेसिव मोड में काम करें। और देखो यार, अब अपन को क्या चाहिए, नाउ इट इज आवर टर्न टू गिव बैक टू द सोसाइटी। बिल्कुल सही कह देखो अभी ये भी नहीं मालूम है कि अपन लोगों के पास कितना समय है कि नहीं। तो बिफोर इट इज टू लेट, लेट्स ट्राई टू ट्रांसफॉर्म अवर नेशन। बिल्कुल बिल्कुल राइट। बिल्कुल या ओके, जय हिंद। थैंक यू जय हिंद जय हिंद, जय भारत, Thank you वंदे so much. मातरम, वंदे मातरम।